हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो कक्षा 12 वाले रसायन विज्ञान से संबंधित है, जो उनका 4 मार्च 2013 को एग्जाम होने वाला है। उसी से संबंधित ये हमारा आज का वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और देखें आप अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करें। तो ले चलते हैं आपको इसी क्वेश्चन की दुनिया में। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पहला क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें सही विकल्प आपको चुन करके भरना होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या करेगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है, निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है? ये आपको बताने हैं। तो इनमें अणुसंख्य गुण नहीं है वाष्प दाब अवनमन का। किसका? वाष्प दाब अवनमन का। तीसरा आपका है, एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है क्या? एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4। दीर्घ प्रासकोट, लघु प्रासकोट, अनिश्चित व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो एक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होती है? दीर्घ प्रासकोट होती है। पहला सही है आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्प्रेरक क्या करता है? बताएंगे। इस ऑप्शन में है, अपक्रिया का वेग बढ़ा देता है, अपक्रिया की ऊर्जा घटा देता है, अपक्रिया ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, अपक्रिया की ऊर्जा बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो देखिए, जो उत्प्रेरक होता है वो अपक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या घटा देता है। ठीक, ऊर्जा में उसमें नहीं, तो अपक्रिया के वेग को बढ़ाता है, घटा। तो कौन सा शब्द सही है आपका? पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? कौन पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? आपको बताना है। डीडीटी, फ्रेऑन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या सभी। तो ये आपका क्या है? सही सभी। अगला क्वेश्चन है, कार्बिल अमीन अपक्रिया में बनता है किसमें? तो कार्बिल अमीन अपक्रिया में बनता है आइसोसाइनाइड। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। देखिए, ये 6 ही आपके दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 2 सेट एक में मिला दिया है, तो इसलिए अब आपके पास 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए। हालांकि 6 ही पूछा जाएगा आपसे, लेकिन हमने यहाँ पर 6 से 12 बना दिया है ताकि आपको और कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। और क्वेश्चन को भी और मैंने और मेंशन किया है ताकि क्वेश्चन और ज़्यादा हो, कम नहीं है और ज़्यादा ही हैं, ताकि आपको सुविधा रहे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिस्टलीय ठोस में होते हैं। एक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होते हैं? दीर्घ प्रासकोट का होता है। ठीक है। ये देखिए, शुद्ध जल की मोलरता होती है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, पहला इसमें तो पहला सही है आपका। ठीक है, ये पहला सही है। शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है? तो शुद्ध जल की मोलरता जो होती है वो क्या है? ये सही है, 5.56। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि N/15 के Cl विलयन की 25 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट चालकता आपकी 0.002765 mho सेंटीमीटर है। यदि विलयन सहित सेल का प्रतिरोध 400 ओम है तो सेल स्थिरांक की गणना करो। तो सेल स्थिरांक क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो सेल स्थिरांक, इसका मान क्या होगा? इसका मान है 1.106 प्रति सेंटीमीटर। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोट अपक्रिया के वेग स्थिरांक और अर्धायु काल में संबंध क्या होता है? ये आपको बताने हैं। तो ये संबंध होता है T12 = 0.693/K। और अगला क्वेश्चन है एक आपको अंगाखंड में संरचना दी गई है,
ये आपको बताना है कि ये किसका संरचना है। ठीक है, तो ये किसकी संरचना है, ये संरचना किसकी, ये है प्राथमिक एमीन की। किसकी, प्राथमिक एमीन की। अगला क्वेश्चन है, दूध में शर्करा होती है, दूध में शर्करा कौन सी होती है, तो ये आपको पता ही होगा, लैक्टोज शर्करा होती है। तो इतने नंबर के आपके आएंगे, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये आएंगे इतना। अब आपको लिखित परीक्षा में देना होगा कि कौन कौन से आपके लिखित परीक्षा में है। तो देखिए, लिखित की जो परीक्षाएं है, लिखित परीक्षा में आपको बताना होगा कि कौन से कितने नंबर के जो पूछे जाने वाले हैं। अब अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, ये सोडियम धातु अंतः केंद्रित धनजालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें एक कोशिका की भुजा की लंबाई ये बराबर 4.29 एंगस्ट्रॉम होती है। तो धातु परमाणु की त्रिज्या आपको बतानी है कि कितनी होती है, त्रिज्या। तो परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है, तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगी ये आपको बताने हैं। क्लियर, ये देखिए लिखा है, अंतः केंद्रीय घनीय इकाई सेल के लिए 2r = √3a/2। तो r बराबर क्या होगा, देखिए जब r बराबर करेंगे तो ये यहाँ पर, यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ तो नीचे चला जाएगा, तो गुणे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2×4 यानी 4 हो जाएगा। और इसका मान निकालेंगे तो आएगा ये इतना मान, देखिए गुणे ये का मान आपका कितना है, ये का मान है 4.29। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे तो आएगा आपका 1.86 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसमें से एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और हो सकता है कि 2 क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन इसमें आपको एक ही मतलब क्वेश्चन आएगा। देखिए क्या होता है, निम्नलिखित के लिए धातु के क्रिस्टल के संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। देखिए तो इसमें धातु संकुलन के क्रिस्टल में आपको सरल घनीय भी पूछा जा सकता है, अंतः केंद्रीय भी पूछा जा सकता है, और फलक केंद्रीय भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तीनों अगर आपसे पूछे जाएंगे, तीनों पूछे नहीं जाएंगे, एक पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको तीनों दे दिया गया है। तो देखिए घन सरल घनीय संकुल की क्षमता क्या होती है, एक परमाणु का आयतन गुणे 100/1 एकक कोशिका का आयतन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r³ × 100। इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, π/6 × 100 = कितना आएगा आपका, ये आया आपका ये 52.4%, जहां r क्या है, गोले या परमाणु की त्रिज्या है। ठीक है, अगला देखिए, अंतःघनीय संकुल की क्षमता निकालनी होगी, तो एकक कोशिका में 2 गोलों द्वारा अध्यासित आयतन बटे एकक कोशिका का आयतन गुणे 100, ये मान लगाएंगे तो आपका ये मान निकल आएगा। ठीक है, और अगर आपसे तीसरा पूछा जा रहा है तो फलक केंद्रीय पूछा जाएगा, FCC में संकुलन क्षमता, तो आपको एकक कोशिका में 4 गोलों द्वारा अध्यासित आयतन बटे एक कोशिका का आयतन गुणे 100 कर देंगे, ये सूत्र लगाएंगे और आपका आंसर निकल आएगा। क्लियर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको एक ही पूछा जाएगा, तो एक पूछा जाएगा, लेकिन तीनों आपको याद रखना है, 3 में से ही एक पूछा जाएगा। ये क्लियर रखना है आपको कि 3 में से एक पूछा जाएगा, तो तीनों आप बरकरार तैयार कर ले। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका इस तरह से है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर 3 ग्राम यूरिया विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए, ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए ये आपका है, हम बिन दैट प्रासरण दाब आपका पाई बराबर πIC × RT, जहाँ I वियोजन स्थिरांक है, R विलयन स्थिरांक है, और T क्या है, तापमान है, C सांद्रता है। ठीक है, तो अब इसका मान सब रख देंगे। प्रासरण दाब बराबर, प्रासरण दाब आपका मान लिखेंगे, ये देखिए जो प्रासरण दाब है वो ICRT यही पर रख देंगे। ठीक है, इसका मान रखेंगे, आप मान रख देंगे और आपका आ जाएगा ये। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिखाने हैं हमको, तो आप मेहनत कर रहे हैं और कॉपी पेन लेकर के बैठें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास, क्वेश्चन को बार बार अभ्यास करें, देखें और लगाने का प्रयत्न करें, ताकि क्वेश्चन आपसे छूटे ना। 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की तुल्यांकीय चालकता की गणना कीजिए, यदि इसकी विशिष्ट चालकता 26 × 10⁻² -2 ओम प्रति सेंटीमीटर है, तो
आपको गणना करना है। देखिए आपको दिया है यश का परमाणु भार कितना है 32, यानी सल्फर का परमाणु भार, तो विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर कितना दे दिया गया आपको 26 × 10⁻² ओम। तो 1 मोल H2SO4 विलयन के लिए विलयन की नॉर्मलता n बराबर क्या होगी 1 मोल H2SO4 × संयोजकता कारक, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2, तो 1 × 2 बराबर 2 हो गया ना। अब आपको निकालना है तुल्यंकी चालकता, तो तुल्यंकी चालकता ये लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/n, इसका मान रख देंगे और आपका निकल आएगा ये चीज़, आ गया ना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है शून्य कोट की अपक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए या शून्य कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक ज्ञात कीजिए। तो इसमें इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए शून्य कोट की अपक्रिया क्या है, वह अपक्रिया जिसकी दर अपकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। क्लियर, पूछा जाएगा पक्का है। 2N2O गिव्स आउट 2N2। ठीक है, ये देखिए तो वेग स्थिरांक का व्यंजक के बराबर 1/T ये नॉट माइनस ये। देखिए शून्य कोट की अपक्रिया के लिए ये आपका व्यंजक है, ये आपको याद रखना होगा। अगला कह रहा है कि देखिए शून्य कोट या प्रथम कोट एक ही पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों को हमने इंक्लूड कर दिया है। तो प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के मान के ज्ञात कीजिए। तो प्रथम अपक्रिया के लिए कोट भी इस प्रकार से होता है, ये दोनों में से एक ही पूछा जाएगा, दोनों पूछे नहीं जाएंगे, हो सकता है दोनों पूछ ले ना, एक तो पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है पेप्टीकरण क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप के लिए प्रयुक्त पेप्टीकरण कारक लिखिए। यह कह रहा है कि पेप्टीकरण की क्रिया का एक उदाहरण देकर समझाइए। अब देखिए पेप्टीकरण आपको बताने हैं को, तो क्या है पेप्टीकरण में, देखिए ताजे बने अवक्षेप को विद्युत अपघट्ट मिलाकर पुनः कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, पेप्टीकरण कहते हैं। इस प्रक्रम में विद्युत अपघट्ट को पेप्टी कारक कहते हैं। ठीक है, दो उदाहरण के लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड के फेरिक क्लोराइड यानी FeCl3 पेप्टीकरण का तन विलयन मिला करके अस्थायी साल प्राप्त किया जा सकता है। देखिए ठीक है, अगला कह रहा है कि इसमें टिंडल का प्रभाव भी बताइए। तो अंधेरे कमरे में रखे कोलाइडी विलयन में से जब तीव्र प्रकाश किरणपुंज प्रवाहित करते हैं तो इन किरणों का मार्ग नीले प्रकाश द्वारा दृश्यमान हो जाता है। यह परिघटना क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव कहलाती है। ये बड़े आकार के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है नर्नेस्ट समीकरण क्या है, नर्नेस्ट समीकरण की व्याख्या कीजिए। कई बार पूछा गया, ये तो छूटेगा ही नहीं। ये देखिए 2022 में पूछा गया, तो 2023 में भी पूछा जाता है, 16, 17, 18, 20, 22। तो ये आपको पढ़ना है नेस्ट समीकरण। तो देखिए क्या है नेस्ट समीकरण में, इलेक्ट्रोड विभव और विलयन की सांद्रता के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण नेर्नेस्ट समीकरण कहलाती है। जर्मन वैज्ञानिक नेर्नेस्ट के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड M/m+ के विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता Mn+ में निम्नलिखित संबंध होता है। ठीक है, ये संबंध जो है आपका ये संबंध देखिए E इक्वल टू E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT/NF log 10 1/mn+AQ, ये मान है आपका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना होगा। उपयोगिता में देखिए विद्युत रासायनिक सेल की कमी क्षमता या बोल्टता को खोजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये R बराबर क्या है, R गैस नेतांक है, R फैराडे नेतांक है, ये नए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फास्फोरस की तुलना में नाइट्रोजन अपेक्षाकृत निष्क्रिय क्यों होता है, ये आपको बताना है। तो नाइट्रोजन द्विपरमाणु के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति के कारण इनकी आबंधन वियोजन एंथैल्पी अधिक है। इस प्रकार नाइट्रोजन अपने मुक्त रूप में अक्रिय है। इसके विपरीत फास्फोरस P4 अणु से बना होता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड त्रिक बंध की अपेक्षा P यानी फास्फोरस एकल बंध में काफ़ी दुर्बल होता है, अतः फास्फोरस नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उत्कृष्ट गैसों के अक्रिय होने के कारण निम्नलिखित की क्वालिटी क्विलाइट खनिज में पाई जाने वाली उत्कृष्ट
गैस का उपयोग बताइए। तो उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और NP6 है होता है। इनमें उपस्थित सभी कक्षक पूर्ण होते हैं। सभी कक्षक पूर्ण रूपता भरे होने के कारण ये संतृप्त और अस्थायी होते हैं। इस कारण रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर समृद्ध कोश विन्यास होते हैं। इन कारण इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण और इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रवृत्ति नहीं होती है। इनकी संयुक्ता शून्य होती है। इस कारण इन्हें किस वर्ग में रखा जाता है? शून्य वर्ग में रखा है। इनका उपयोग क्या किया जाता है? इनका उपयोग हीलियम गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों आदि को भरने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समृद्ध कोश विन्यास कहलाते हैं। स्पष्ट कीजिए। तो उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस वही चीज़ है, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इस तरह से पूछा गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। प्रथम कोट की अपक्रिया का समीकरण लिखिए। यहाँ पर आपको समीकरण देने को बताया गया है। प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्धायु 693 सेकंड है। इसका वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो प्रथम अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसके वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होते हैं, उसे प्रथम कोट की अपक्रिया का समीकरण कहते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये मान है। अर्धायु आपका कितना है? यहाँ पर 693 है। तो 693 बराबर 0.693/k मान रखेंगे। आपका आ जाएगा वेग स्थिरांक बराबर 0.001 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, 1 मोल H2SO4 विलयन का तुल्यांक की चालकता की गणना कीजिए यदि इसकी विशिष्ट चालकता 26 × 10⁻² ओम सेंटीमीटर हो। तो देखिए, विशिष्ट चालकता के बराबर क्या होता है, ये आप मान रखेंगे। 26 × 10⁻² H2SO4 में आपका निकालेंगे, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोल ऑनमन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं? और देखिए, इसमें दिया गया है कि 0.25 ग्राम ग्लूकोज का 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलर ऑनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो पहला देखिए, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन थे। तो पहला मोलर स्थिरांक के लिए मोलर स्थिरांक की परिभाषा देना है। फिर दूसरा में बताया गया है कि ग्लूकोज का आपको सूत्र देखिए, इसमें दिया गया है ग्लूकोज का भार दिया गया, विलायक का भार आपको दिया गया और ऑनमन स्थिरांक आपको निकाल लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आपोहन द्वारा कोलाइडी विलयन के शोधन का सचित्र वर्णन कीजिए। विद्युत आपोहन, देखिए आपोहन क्या है? आपोहन प्रक्रम को तीव्र करने हेतु विद्युत क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रक्रम विद्युत आपोहन कहलाता है। विद्युत आपोहन क्रिया द्वारा कम समय में कोलाइड को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना संभव होता है, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनिक अशुद्धियाँ तीव्रता से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करती है, ठीक है। यद्यपि इस प्रक्रम के द्वारा अचालक अशुद्धियों जैसे अल्कोहल, शक्कर आदि के पृथक्करण को तीव्र नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अशुद्धियाँ विद्युत धारा के द्वारा ही प्रभावित नहीं होती हैं। ये ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित के गुण की व्याख्या कीजिए। धात्विक, प्रकृति और अनुचुंबकीय। पहले देखिए, ये संक्रमण में धात्विक और अधात्विक। देखिए, तो धात्विक प्रकृति, जिन संक्रमण तत्वों ये जैसे उच्च ताप, तनन क्षमता, आघात वर्धनता, विद्युत चालकता, धात्विक चमक होती है, इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। इन तत्वों में NS इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त अपूर्ण D कक्षकों के इलेक्ट्रॉन भी धात्विक आबंध निर्माण में सहायता करते हैं। इस कारण संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण दर्शाते हैं। अनुचुंबकीय संक्रमण तत्व तथा आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण भी दर्शाते हैं तथा युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण संक्रमण और प्रतिचुंबकीय गुण भी परिलक्षित करते हैं। अनुचुंबकीय गुण प्रोपोर्शनल क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर क्या होता है? √N+2Bm, ठीक है। Bm बराबर क्या होता है? बोर मैग्नेटॉन। संक्रमण तत्व से भी पूछा जा सकता है कि वह संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? वह तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम यानी अंतिम ऊर्जा वाले डी कक्षकों में भरे जाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व sp डी कक्षकों के मध्य में होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं।
अंतराकाशीय यौगिक जब छोटे परमाणु क्रिस्टल जाले के अंतराकाशीय हिस्सों में भर जाते हैं तो अंतराकाशीय यौगिक का निर्माण होता है। ये यौगिक मूल धातु से अधिक कठोर होते हैं तथा इनके गलनांक व क्वथनांक का मान भी अधिक होता है। इनकी धात्विक चालकता सुरक्षित रहती है। अंतराकाशीय यौगिक रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। ठीक है, ये संकट धातु उत्प्रेरक का कार्य करती है क्योंकि ये ऑक्सीकरण बताइए, इसमें बताना है। तो देखिए, पहला है आयोडाइड तथा सल्फेट आयन के मध्य वाली अभिक्रिया ये निम्न है। ये अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोट की अभिक्रिया में 60 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो दिया है ये आपका 60 सेकंड है ना। तो के का मान ज्ञात करना है, तो के बराबर आपका सूत्र रख देंगे 60 यहाँ रख देंगे, ये मान निकल आएगा 1.15 गुणे 10⁻² सेकेंड। फैन प्लॉन विधि द्वारा किन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है और कैसे? तो देखिए, फैन प्लॉन ये विधि अयस्क और गैंग की किसी द्रव से भीगने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। बारीक रूप से पिसे हुए अयस्क को जल तथा चीड़ के तेल के मिश्रण में डालकर तेज वायु को झोंका प्रभावित करते हैं, जिससे शुद्ध अयस्क तेल से भीगकर फेने के ऊपर आ जाता है और अशुद्ध जल से भीग करके टैंक के नीचे यानी तली में बैठ जाती हैं। ये इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है संयोजकता बंध सिद्धांत किसे कहते हैं? और दूसरा है फ्रेयान, डीडीटी, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा आइडोफार्म का उपयोग लिखिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसमें दोनों क्वेश्चन एक साथ में है। कौन कौन संयोजकता बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसे कहते हैं? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसे कहते हैं? यानी संयोजकता बंध सिद्धांत और फ्रेयान 12, डीडीटी ये कार्बन टेट्राक्लोराइड और आइडोफार्म के उपयोग ये बताने हैं। तो देखिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखिए, इस सिद्धांत में उपसंयोजक यौगिकों के रंग की व्याख्या नहीं की जा सकती। इस सिद्धांत की सहायता से उपसंयोजी यौगिकों में चुंबकीय गुण की मात्रात्मक व्याख्या नहीं की जा सकती। 4 समन्वय संख्या वाले संकुल यौगिकों की संरचना का सही व्याख्या नहीं हो सकता। इस सिद्धांत से कई तथ्यों के पूर्वानुमान नहीं किए जा सकते। यौगिकों के गति तथा ऊष्मागति अस्थायित्व की मात्रात्मक व्याख्या नहीं की जा सकती। तो ये कह रहा था कि इसकी सीमाएं लिखिए। तो ये है यानी संयोजकता बंध की सीमाएं। अब उपयोग देखिए, पहला फ्रेयान का उपयोग। तो फ्रेयान का उपयोग किसमें किया जाता है? प्रशीतक के रूप में किया जाता है या वायु शीतलन उद्देश्य के लिए भी किया जाता है। फोम में इसका उपयोग प्रोडक्ट के रूप में भी किया जाता है। डीडीटी देखिए, इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। सस्ता एवं शक्तिशाली होने के कारण मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, कृषि पीड़कों को मारने में भी इसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग देखिए, अग्निशामक के रूप में, फ्रेयान के रूप में, प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और आइडोफार्म का परीक्षण देखिए क्या होता है, इससे दवाइयों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है और प्रतिरोधी का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रतिरोधी में काम करता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखे, समीकरण भी दीजिए। तो देखिए, प्राथमिक अल्कोहल में ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड देता है, जो पुनः ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। प्राप्त एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों में कार्बन परमाणु की संख्या मूल अल्कोहल के बराबर होती है। ये देखिए, अल्कोहल जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो एल्डिहाइड समूह देगा। द्वितीयक अल्कोहल में देखिए, द्वितीयक अल्कोहल ऑक्सीकरण करने पर कीटोन समूह देता है। ये देखिए, जब सेकेंडरी अल्कोहल अपक्रिया करेगा यानी ऑक्सीकरण करेगा तो कीटोन समूह देगा। और तृतीयक अल्कोहल साधारण परिस्थितियों में ऑक्सीकृत ही नहीं होता, प्रबल अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकृत करने पर एक कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण देता है, जिनके अणुओं में कार्बन परमाणुओं की संख्या मूल अल्कोहल से कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फिनॉल बनाने की विधि बताइए, समीकरण बताइए और इसके समीकरण तथा रासायनिक समीकरण भी दीजिए। देखिए, फिनॉल पहला है ग्रिग्नार्ड अपक्रमक से। किससे बना रहे हैं? ग्रिग्नार्ड RMGX। तो ग्रिग्नार्ड अपक्रमक से कैसे बनाते हैं? CCH5 MgBr प्लस हाफ O2 के साथ में अपक्रिया करते हैं इथेरेबिलेन में, तो ये बनता है आपका C6H5O MgBr। फिर इसको जल से अपक्रिया कराते हैं तो यह बनता है आपका फिनाल, CCH5OH। यही आपका फिनाल है। ठीक है,
ये तो बन गया आपका ग्रिग्नार्ड अपक्रमक से, ये बना आपका ग्रिग्नार्ड अपक्रमक से। ठीक है, दूसरा आपका है सल्फोनिक एसिड से। देखिए किस तरह से बनता है, ये देखिए सल्फोनिक एसिड के साथ में सोडा लाइम के साथ में आप क्रिया कराते हैं तो ये आपका फिनाल बनता है। ठीक है, फिनाल में OH समूह प्रदर्शित करने वाली क्रियाएं ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। एथेनॉल की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं, एसीटोन की क्रिया सोडियम बाइसल्फाइड, एसीटोन की क्रिया फेनिल हाइड्राजीन से, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से, और बेंजल्डिहाइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। तो क्या होता है, ये आपको केवल समीकरण देना है। तो एथेनॉल की क्रिया किससे करा रहे हैं, एथेनॉल नहीं है, एल्डिहाइड ग्रुप है एथेनॉल की क्रिया किससे कराते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से, एसियन से कराते हैं। देखिए पहला आपने कराया एथेनॉल को एसियन से, तो क्या बनता है, एसीटल्डिहाइड बनता है। क्लियर, क्या बना, एसीटल्डिहाइड। दूसरा कह रहे हैं, ये दूसरा था आपका क्या है, दूसरा था इसमें एसीटोन की क्रिया HSO4 से कराते हैं। ये देखिए जब इसकी क्रिया HSO3 से कराते हैं तो क्या बनता है, योगात्मक, तो ये आपका योगात्मक यौगिक बनता है। तीसरा COCH3 से जब आप क्रिया कराते हैं तो ये आपका बनता है, ये भी योगात्मक क्रिया करता है, यानी आपस में सभी को जोड़ देता है। तीसरी क्रिया है ये फॉर्मेल्डिहाइड को जब अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो न्यूरोट्रोपिन बनता है। न्यूरोट्रोपिन क्या बनता है, न्यूरोट्रोपिन। और आपका जो पांचवा क्रिया है, ये देखिए, ये जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो बेंजल्डिहाइड और सल्फोनिक एसिड बनता है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड और क्या बनता है, सल्फोनिक एसिड। यह कह रहा है अथवा समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण दीजिए। पहला बेंजोइक अम्ल से बेंजोफिनॉन, एस्टिल क्लोराइड से एसिटल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से बैकेलाइड्स, एसीटोन से क्लोरीटोन, या एसीटोन से मेसिटिलीन। तो देखिए ये आपका पहले एक एक करके दिखाया, बेंजोइक एसिड से बेंजोफिनॉन, ये देखिए बेंजोइक एसिड से बेंजोफिनॉन बनता है पहला आपको दिखाएगा। दूसरा ये है, उबलती हुई जैलिन के साथ में क्रिया कराते हैं तो ये बनता है आपका एसिटल्डिहाइड बनता है। ठीक है, ये फिनाल से क्रिया करते हैं तो ये आपका बनता है बैकेलाइट, क्या बना, बैकेलाइट। और ये आपका क्रिया है, देखिए एसीटोन से जब क्रिया कराते हैं तो CHCl3 से तो क्लोरीटोन बनता है। और जो लास्ट में है आपका ये, इससे क्रिया करते हैं तो मिस्टिलीन बनता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला तो आपका है IPSC नाम लिखने को आया है, एक 4 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर कई तो दे दिए गए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, छांटो भी ना इसी में। ठीक है, ये आएगा पक्का है भैया, इसी में से आएगा। तो पहला देखिए, ये आपका IPSC नाम लिखिए, COCl2 का होल्टाइज SO4 है तो डाइक्लोरोविस है ना, अंडर ब्रैकेट एथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट या सल्फेट है। ये देखिए आप देखते जाएंगे, ये वाला इस बार पूछा गया था। ठीक है, ये पेंटा एक्वा क्लोरो डाइक्रोमेट क्लोराइड्स है ना, ये सब पूछा गया था, ये आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, आपको जब सूत्र बताया गया होगा तो मतलब इसको बनाने की जब विधि बताया गया होगा तो वहाँ से आपको ये बताया गया होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि ओजोन के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन करना है। ओजोन के निर्माण की सचित्र वर्णन देखिए कैसे करते हैं। ये ओजोन निर्माण अधिक मात्रा में ओजोन बनाने के लिए सीमांत हेलस्की ओजोनाइजर का प्रयोग किया जाता है। इस ओजोनाइजर में लोहे का एक बड़ा बॉक्स होता है जिसमें पोर्सिलेन या कांच से घिरी एल्युमिनियम की कई छड़ें होती हैं। उपकरण को ठंडा करने के लिए कांच में जल प्रवाहित किया जाता है। एल्युमिनियम की छड़ों और नालियों के बीच में शुद्ध तथा शुष्क ऑक्सीजन को या वायु को धीरे धीरे प्रवाहित किया जाता है। एल्युमिनियम की छड़ों को 8000 से 1000 तक वोल्ट तक रखते हैं, यानी 1000 से 8000 के वोल्ट में रखते हैं। नीचे से आने वाली वायु की ऑक्सीजन नीरो विद्युत विसर्जन से प्रभावित होकर के ओजोन में बदल जाती है। इस प्रकार प्राप्त ओजोनीकृत ऑक्सीजन में 5 से 10% तक ओजोन होती है। ये देखिए, ये फिगर है आपका, फिगर भी बनाना होगा। ये देखिए ओजोन, देखिए ओजोन मंडल समुद्र तल
ओजोन यानी O3 समुद्र तल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य से प्राप्त पराबैंगनी प्रकाश के प्रभाव से वहां उपस्थित ऑक्सीजन से बनती है। इस परत को क्या कहते हैं? ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन मंडल का महत्व देखिए क्या होता है। इसे जीवन रक्षक परत भी कहते हैं क्योंकि यह हानिकारक पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं इसको पृथ्वी तक नहीं पहुँचने नहीं देता है। ठीक है, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं की सुरक्षा करता है। सपोज कीजिए अगर अल्ट्रावायलेट किरणें इन्हें न रोके पराबैंगनी किरणों को, तो पृथ्वी पर कोई भी चीज़ बचेगी नहीं, सब जल जाएगी, है ना। तो बहुत ही हमारी जानती है रक्षात्मक कवच का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन यह अथवा करके कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के शीश का कक्षविधि का रासायनिक समीकरण देते हुए सचित्र वर्णन कीजिए। सन सल्फ्यूरिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड तथा P2O5 से अपक्रिया में समीकरण भी देना होगा। देखिए ये ठीक है। आयरन पायराइड को जला करके SO2 बनाते हैं जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO2 में जल की गंधक से अम्ल बनाती है। देखिए ये क्रिया करती है। पहला पायराइड के साथ में पहले धूल कच्छ मिलाएंगे, फिर सोनाइटर, है ना, ये क्रिया करते जाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। SO2 NO2 H2SO4 को सब मिलाएंगे, H2SO4 बन जाएगा। शीश कक्ष में बताया गया है यहाँ पर गैसों का मिश्रण शीशे की चादर से बने कई कोष्ठों वाले शीश में कराया जाता है। ये देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण है आपका। ये गैलुसाक स्तंभ देखिए ये है, देखते रहें और आप याद करते रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ये है आपका। अगला क्वेश्चन है एसीटोन बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। प्रयोगशाला में एसीटोन कैसे बनाया जाता है ये आपको बताना है। प्रयोगशाला में शुष्क कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन बनाया जाता है। ये देखिए कैल्शियम एसीटेट है। कैल्शियम एसीटेट को जब गर्म करेंगे तो बन जाएगा आपका एसीटोन। CH3 से वो CH3 बनेगा। विधि में देखिए एक कांच के रिटार्ड को शुष्क कैल्शियम एसीटेट लेकर के उसमें धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप कैल्शियम एसीटेट के अपघटन से एसीटोन का निर्माण होता है। एसीटोन आसवित होकर के ग्राही में एकत्र हो जाता है। देखिए ये आपको फिगर जरूर बनाना है। अगर फिगर नहीं बनाएंगे तो नंबर भी हाफ कर देगा। समझ में आई बात। एसीटोन के शोधन। प्राप्त एसीटोन में सोडियम बाइसल्फाइड का संतृप्त विलयन डालकर हिलाने पर एसीटोन का सफ़ेद क्रिस्टलीय सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक प्राप्त होता है। इसे छान करके सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन के साथ आश्रित करते हैं तथा प्राप्त आसुत को निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाकर पुनः आश्रित करके शुद्ध एसीटोन को प्राप्त कर लिया जाता है। ये अपक्रिया में देखिए अमोनिया से अपक्रिया। एसीटोन जब अमोनिया से अपक्रिया करता है तो देखिए डाईएसीटोन एमीन बनता है। ये क्लोरोफार्म के साथ में क्रिया। जब कास्टिक पोटास की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ क्रिया करता है, एसीटोन करता है तो क्लोरीटोन बनता है। हाइड्रॉक्सिल अमीन के साथ में क्रिया। एसीटोन जब हाइड्रॉक्सिल अमीन के साथ में क्रिया करता है तो क्या बनता है? ऑक्सिम बनता है। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोगशाला में डायथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। डायथिल ईथर ROR ये बनाना है। C2H5 वो C2H5 प्रयोगशाला में देखिए कैसे बनता है। प्रयोगशाला में डायथिल ईथर एथिल अल्कोहल के अधिक में सल्फ्यूरिक अम्ल को 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। तो एथिल अल्कोहल को पहले सल्फ्यूरिक प्राप्त क्रिया करते हैं तो पहले C2H5 HSO4 बनता है, फिर HSO4 को फिर अल्कोहल के साथ में क्रिया करते हैं तो डायथिल ईथर बनता है। ठीक है, अब देखिए कैसे बनता है ये आपको जानना है। ये देखो एक गोल पेंदी के इस विधि में एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में एथिल अल्कोहल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को 2:1 में लेकर के बालू स्मोक पर गर्म करते हैं। 140 पर ईथर बर्फ के जल में रखे पात्र में एकत्र होने लगते हैं। इस प्रकार प्राप्त ईथर में H2SO4 C2H5OH की शुद्धियाँ होती है। ये देखिए, है ना, ये है आपका फिगर आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। फिगर नहीं बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी भैया। ठीक है,
ये फिगर बन गया। उसके बाद में रासायनिक गुण फास्फोरस डाइएथिल ईथर पेंटाक्लोराइड के साथ में क्रिया करता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में तो क्या बनता है, एथिल क्लोराइड और फास्फोरस ऑक्सी टेट्राक्लोराइड बनता है। ठीक है, ये अगर हाइड्रो आयोडाइड के साथ में क्रिया करते हैं तो हाइड्रोएथेन बनता है। ठीक है, ये एसिटिल क्लोराइड के साथ में क्रिया करते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है। अंधेरे में Cl2 के साथ में क्रिया कर, जब ईथर को की क्रिया अंधेरे में क्लोरीन से कराई जाती है तो मुख्यतः अल्फा कार्बन परमाणु पर होता है और अल्फा अल्फा डाइक्लोरो डाइथिल बनता है। ये देखिए ये डाइथिल ईथर है, ये अंधेरे में करता है तो अल्फा अल्फा डाइक्लोरो डाइथिल बनता है। जलापठन पर क्रिया देखिए, ये जलापठन पर अल्कोहल बनता है। क्लियर, तो ये रहा आपका ये। अगला क्वेश्चन देखिए, एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है, इसकी विशेषता बताइए। तो देखिए एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये देखिए एंजाइम उत्प्रेरक एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो प्रोटीन कहलाते हैं, जो जीवित कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। ये जीव रासायनिक प्रक्रिया को पारित करते हैं, इसलिए इन्हें जीव उत्प्रेरक भी कहते हैं। सभी विशेषता देखिए, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। ये जीव शारीरिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम ताप परिवर्तन में अत्यधिक प्रभावित होता है। एंजाइम उत्प्रेरित अपक्रियाओं की दर pH परिवर्तन से प्रभावित होता है। महत्व देखिए, ये सामान्य शारीरिक कार्यों एवं शरीर की वृद्धि और विकास के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसी भी एंजाइम के न बनने से या उसकी सक्रियता नष्ट हो जाने से शरीर के मेटाबॉलिज्म में विकार उत्पन्न होता है और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। क्या होता है, जब आपको देखना है क्या होता है, जब 10 आपको क्या होता है, जब दिखाया गया है आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को जब 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कॉपर के में प्रयोग करते हैं तो क्या बनता है, देखिए ये है आइसोप्रोपिल के साथ में जब करते हैं तो एसीटोन बनता है। दूसरा है फिनाल को ठंडे तथा HNO3 के साथ में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है। दूसरे में देखिए जब फिनाल को HNO3 के साथ में क्रिया करते हैं तो पैरानाइट्रोफिनाल बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब एथिल अल्कोहल को Al2O3 को 260 पर क्रिया करते हैं तो एथिल ईथर बनता है। फिनाल को HNO3 से क्रिया करते हैं पिक्रिक एसिड बनता है। ठीक है, अगला देखो, एथिल अल्कोहल को जब आयोडीन या NaOH के साथ में क्रिया करते हैं तो एसिटल्डिहाइड बनता है। फिनाल को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में क्रिया करते हैं सैलिसिलिक एसिड बनता है। डाइएथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ में क्रिया करते हैं तो एथिल क्लोराइड और एथिल एसीटेट बनता है। ठीक है, और ये देखिए जब आपको एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराया जाता है तो बनता है एथिल एसीटेट। ये क्रिया आपको जानना है। अथवा करके दिखा रहा है अथवा है अल्फा अमीनो अम्ल और डी और यल विन्यास किसे कहते हैं, या पेप्टाइड। दूसरा कह रहा है पेप्टाइड तथा पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, उदाहरण से बताना प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए ये है अल्फा अमीनो तथा डी तथा एल विन्यास। ये देखिए पहला का है। दूसरा पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण की इकाइयाँ होती हैं। प्रोटीन में अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा CONH द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक अमीनो का COH इससे देखिए जुड़ा होता है। ठीक है, ये ठीक है। और दूसरा प्रोटीन के विकृतीकरण देखिए, ये है आपका जलीय प्रोटीन विलयन में जल गर्म करने पर प्रबल अम्ल और क्षार या लवण डालने पर अवक्षेपित होते हैं। अवक्षेपित अवस्था में प्रोटीन विकृतीकरण प्रोटीन कहलाती है तथा प्रोटीन का अनुत्क्रमणीय अवक्षेपण उसका विकृतीकरण कहलाता है। इस क्रिया से प्रोटीन की सक्रियता नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। बेस्ट ऑफ लक आप सभी विद्यार्थियों के लिए और आई होप आपका पेपर अच्छा हो। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो बंद करते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।